दरवाजे से झांकते हुए मून ने पूछा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? लिन ने पलटकर देखा। भौहें थोड़ी उठी, चेहरे पर हल्का आश्चर्य। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा, सोचता रहा, ये काम कैसे करेगी? इतनी नाजुक है, अगर किसी चीज से टकरा गई तो वहीं बिखर जाएगी और उठाना मुझे पड़ेगा। और तभी मून ने भी जवाब में हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसकी आंखों में चमक आई। ओ! उत्साह से अपनी मुट्ठी अपने हाथ पर मारी, फिर टी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, मुट्ठी तानी, गंभीर भाव से अपनी बाइसेप्स दिखाई। लिन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हंस पड़ा, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। ये ताकत दिखाने की कोशिश है क्या? उसकी आंखों में एक कोमल मुस्कान तैर रही थी। समस्या ये है कि तुम्हारी बांह बहुत पतली है और उस दयनीय पट्टी के साथ। ऑफ, तुम्हारी कोशिश और भी दयनीय लग रही है, पर मुझे याद रखना होगा कि तुम्हारे साथ सावधानी से पेश आना है। ये सोचते हुए लीन ने उसका हाथ थाम लिया, उसे अपने साथ ले गया और कहा, चलो मेरी मदद करो, कचरा साफ करना है, यहां तुम्हें जो कुछ चाहिए सब मौजूद है। अपनी उंगली उठाते हुए उसने कहा, लेकिन सावधान रहना। पर उससे पहले कि लिन अपनी बात पूरी करता, मून ने अपनी भौहें उठाई और दृढ़ता से बोली, मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी। ये सुनते ही लिन ने हल्के झुककर सिर नीचे किया और गंभीरता से कहा, मैंने ऐसा कहने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए ताकि तुम्हारी हालत और खराब ना हो। यह कहते हुए उसने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, तुम्हें हमेशा खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए। लिन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और समझाया कि अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे हमेशा दूसरी से बदला जा सकता है, लेकिन झाड़ू तो एक ही होती है। मून ने जो सुना उससे सिर झुका लिया। नजरें नीची करते हुए उसने धीरे से कहा कि यह सच नहीं है। उसे याद आया कि उसके जैसे लोग कैसे टेस्ट ट्यूब में होते हैं और उसने मन ही मन सोचा कि उन शोधकर्ताओं ने कृत्रिम लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया है और उसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और कहा कि शायद अनोखेपन को लेकर उनकी समझ अलग अलग हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस एहसास को कैसे बयां करे। ऐसा लगा जैसे उसे फिर से वही गर्माहट महसूस हो रही हो जो उसने तब उसकी पीठ पर महसूस की थी, इंसानी गर्माहट। इन विचारों के साथ उसने अपने हाथ में एक टी शर्ट थाम ली। जब वह यह सोच ही रही थी, लिन ने अस्थायी बिस्तर उठाया और उससे कहा कि बस इस कमरे को साफ कर दे और वह तख्तों को फिर से व्यवस्थित कर देगा। फिर मून ने बिस्तर की ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि वह खुद कर सकती है, लेकिन लिन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और दृढ़ता से कहा कि वह खुद कर लेगा। उसके बाद वह बिस्तर उठाकर ले गया और मून ने उसकी देखभाल की और सोचा कि क्या यह चीज सचमुच बिस्तर है, और कहा कि वह बहुत अजीब है क्योंकि कभी कभी वह उसे डरा देती है और फिर भी वह बिल्कुल साधारण व्यक्ति जैसा दिखता है, और यही प्रभाव उसने उस पर छोड़ा था। ये सोचते हुए उसने अपनी नजरें उससे हटाई ही नहीं। मून अचानक पीछे हटने लगी और कहने लगी कि मैं अब इस झांसे में नहीं आने वाली। मून की आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। वह अचानक 2 कदम पीछे हटी। दरवाजा आधा खुला था। मून ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कोने से बाहर झांका। अंदर जो कुछ देखा उसकी सांस अटक गई। भयानक राक्षस, कुछ दीवारों से चिपके हुए, कुछ टेबल पर बैठे, कुछ किताबों से निकलते हुए उसकी आंखें फैल गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन होठों पर मजबूर सी बुदबुदाहट आई। मुझे इन्हीं के बीच काम करना होगा। इन अलमारियों में बंद शक्तियां उसकी चेतना को भीतर तक हिला रही थी। ये एनर्जी डरावनी है, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली, झाड़ू उठाई और साथ में डस्टपैन। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे जल्दी ही इस माहौल की आदत डालनी होगी। उसके मन में एक पुरानी याद चमकी। लैब के दिन जब उसने वहां के कर्मचारियों को इनका इस्तेमाल करते देखा था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, मून। मून मुड़ी। पीछे सीढ़ियों पर लिन ऊपर चढ़ रहा था। अब जब तुम यहां काम कर रही हो, तुम्हें मुझे बॉस या मैनेजर कहना चाहिए। मून की भौहें चढ़ गईं, हल्की नाराजगी, हल्की उलझन, लेकिन होठों से निकला, रक्षक बॉस। लिन मुस्कुरा पड़ा, एक ऐसी मुस्कान जो आधी मस्ती आधी चेतावनी थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुकान की आदत डालने में मदद करूंगा। और ये कहकर
वह बिना पलटे ऊपर चला गया। जाते जाते उसने एक वाक्य और फेंका, वैसे तुम सिर्फ एक सहायक हो सलीम, मुझे तुम्हें वेतन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मून पलटी, राक्षसों की ओर देखा और तभी वे सब गायब हो गए। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई। खुद से कहा, सब ठीक हो जाएगा। झाड़ू कसकर पकड़ी, डस्टपैन संभाला और चिल्लाई, चलो खुश हो जाओ मून, काम पर जाना है, मुझे लॉबी साफ करनी है। इसी समय ऊपर लिन ने एक दरवाजा खोला। वो कमरा जहां बिस्तर रखा हुआ था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या अंदर सब कुछ चमकदार, साफ, व्यवस्थित? फिर वह संतोष से मुस्कुराया। मन ही मन कहा, वो बहुत अच्छी बच्ची है। मुझे लगता है हम दोनों अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे। कुछ मिनट बाद लिन नीचे मून के पास गया, हाथ फैलाए। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। मून ने किताबें रखने में लिन की मदद की। शाम हुई। लिन ने स्नान किया, फिर कुछ कपड़े सिलने बैठा। कुछ देर बाद उसने वे कपड़े मून को दिखाते हुए कहा, देखो ये तुम्हारे लिए है। मून चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह उन्होंने दुकान खोली। लिन ने गहरी सांस ली, अपनी बाहें फैलाईं और खुशी से चिल्लाया, वाह क्या शानदार दिन है। चलो अब हमें ग्राहकों के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। दोपहर के 3 बजे मेज पर एक कप गर्म चाय रखी थी। लिन ने कप उठाया। लगता है आज कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी दुकान के लिए ये तो सामान्य बात है। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह, मुझे कुछ याद आया। उसने झुककर एक छोटी दराज खोली, भीतर से कागज का एक पुराना सा टुकड़ा निकाला। उसमें एक छोटी सी किताब थी। उसने वो मून को देते हुए कहा, ये हमारी ग्राहक डायरी है। इसमें हम हर ग्राहक की जानकारी दर्ज करते हैं। कब आया, कितनी देर रुका, कौन सी किताबें लीं, आगे चलकर तुम्हें भी इसमें दर्ज करना होगा, लेकिन फिलहाल इसे संदर्भ के लिए रख सकती हो। मून ने वह डायरी उत्साह से ले ली। जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटना शुरू किए, उसके चेहरे पर ठंडी पसीने की बूंदें उभर आईं। कुछ सेकंड बाद वह वहीं जम गई। लिन ने यह देखा, उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझसे पूछ लेना। उस वक्त हंसमुख, मिलनसार लिन, जो हमेशा बच्चों को सिखाने में आगे रहते थे, अभी भी स्थिति की गंभीरता से अनजान थे। उनके चेहरे पर वही दयालु मुस्कान थी। थोड़ी देर तक वह सिर झुकाए बैठा रहा, खामोश, अपने ही भीतर डूबा हुआ, बार बार खुद से एक ही सवाल पूछता, आखिर सब कुछ ऐसा क्यों है? इस बार सब कुछ ज्यादा ही पेचीदा था। उसने अपना माथा दबाया, सांस भारी थी। हम एक दूसरे को ठीक से समझ क्यों नहीं पा रहे? उसका शक और गहराने लगा। लेकिन फिर उसकी नजर उस बच्ची पर गई, जो अब भी वहां उसी मासूमियत से बैठी थी। इसने तो साक्षरता की बुनियादी बातें भी नहीं सीखी हैं। भौहें सिकुड़ गईं। शब्द भर भराकर उसके होंठों से निकले, इसमें न तो कोई व्यावहारिक कौशल है, न कोई बुनियादी ज्ञान। दार्शनिक या गणितीय शब्दों की समझ तो बहुत दूर की बात है। उसकी नजरें कुछ पल को उसके हाथों की ओर झुकी। इसने किन हालातों में जीना सीखा होगा? सिर अब दर्द करने लगा था, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? उसने आंखें बंद की, थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा। तभी मून ने उसकी आंखों में चुपचाप देख लिया। वो चिंता, वो भारीपन। उसने अपनी गोद में रखी पत्रिका को कसकर पकड़ लिया। सांस अंदर खींचते हुए उसने धीरे से कहा, मैं कुछ भी सीख सकती हूं। कुछ पल को सन्नाटा छा गया। लीन ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम सीखना चाहती हो, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो और सब कुछ जल्दी सीख लोगी। उसने सिर थोड़ा झुकाया, मन ही मन सोचते हुए, लगता है मैंने उसे असहज कर दिया। एक गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑडियन उसे पहले भरोसा देना चाहिए। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुर्सी पीछे सरक गई। उसने मून की ओर देखा। मैं तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारे जख्म लगभग भर चुके हैं स्क्रिप्ट में, इसीलिए अब तुम्हारे लिए भी तो काम करने का समय आ गया है। उसने एक किताब निकाली। उसके बाद उसने एक और किताब निकाली और कहा, ये दोनों किताबें तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेंगी। लिन ने चमकती आंखों वाली उस लड़की की ओर देखा और उसे तो 2 किताबें दी। एक बच्चों का विश्वकोश, दूसरी बच्चों का
शब्दकोश। पहले इन्हें पढ़ो और अपनी जानकारी की कमी को पूरा करो। लेकिन मून ने जो देख वो डरावना था। उसकी आंखों में उन किताबों पर मुंह और आंखें थीं। वो आंखें उसे घूर रही थी, वो मुंह हिल रहे थे जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों। एक सिहरन सी उठी। मून एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था, खौफ था। वो खुद को खोया हुआ महसूस करने लगी। फिर उसने देखा एक विशाल राक्षस, लाल आंखों वाला, भयानक सांसों के साथ। वो कांपी और एक और कदम पीछे हट गई। लिन ने यह देखा, वो चौंका। उसने किताबों को देखा। क्या उसने सच में एक कदम पीछे हट लिया? फिर बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है उसने मुझे सही ढंग से समझा होगा, क्योंकि ये किताबें उपयुक्त होनी चाहिए थी। लेकिन मून की आंखों में अब भी भय था। लिन की नजर किताब पर गई। किताब के कवर पर लिखा था, बच्चों का विश्वकोश। तभी उसे एक बात समझ आई। यही यही तो असली बात है। उसके सामने उसे मुझे एक सकारात्मक छवि बनानी होगी, क्योंकि मून को समझना होगा कि सीखना कभी भी बंद नहीं होता। थोड़ी देर तक वो चुप रहा। फिर उसने जलती आंखों से मून को देखा और दृढ़ स्वर में कहा, परियों की कहानी जल्दी सुनाई जाती है, लेकिन काम जल्दी पूरा नहीं होता। इसलिए इन किताबों का तिरस्कार मत करो। फिर वह झुका। उसकी आंखें अब सख्त थीं। क्या तुम मूल बातें जानती हो? भविष्य में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मून की आंखें अब भी कांप रही थी। उनमें डर था और आंसू। उसने लिन की ओर देखा। लिन ने किताबें ऊपर उठाई। उनके पन्नों की धूल हवा में तैरने लगी। सामने खड़ी लड़की मुंह चौंक गई। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसने धीरे से कहा, ये किताबें। मून ने लिन की आकृति को गौर से देखा। उसकी छाया उन किताबों पर गिर रही थी। उसके होंठ कांपे और फिर उसने बुदबुदाया, इन दोनों किताबों को अलमारियों के उलट देखने मात्र से मुझे कोई डर नहीं लगा, लेकिन एक अजीब आकर्षक इच्छा हुई कि इन्हें उठाऊं, खोलूं और पूरा पढ़ जाऊं। उसकी पुतलियां तेजी से फैल गईं। सांस तेज हो गई। अपने चेहरे पर बहते पसीने को महसूस करते हुए मून ने सोचा, यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये किताबें पास होने मात्र से ही मन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। उसने धीरे से दाग उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या इनमें वाकई बुनियादी ज्ञान है? वहीं खड़े लिन ने शांति से अपने होंठ काटे, चेहरा एकदम स्थिर, आंखों में पुरानी यादों की धुंध से। फिर अपनी हथेली से पाठ्य पुस्तक को थपथपाया और कहा, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए इन किताबों को अस्वीकार मत करो, क्योंकि ये शुरुआती है। वह थोड़ी देर रुका। उसकी आवाज धीमी लेकिन सटीक थी। क्या तुम समझती हो कि ये बुनियादी बातें हैं? लिन ने अपनी भौहें नीची की। भविष्य में तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी। मून की आंखें चौड़ी हो गईं। मन ही मन उसने सोचा, क्या क्या मुझे पढ़ाई करनी ही होगी? उसने चारों ओर देखा। किताबें भारी, रहस्यमयी और उसकी सहज प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत। क्या ये बुनियादी ज्ञान का भंडार है, या फिर ये किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा? उसे लगा दुनिया के बारे में उसकी समझ वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मून कांप उठी। फिर धीमे से बोली, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा व्यवहार स्वाभाविक है ना? उसके होंठों के कोने ऊपर उठे। एक अनजानी उम्मीद। मन में एक सवाल गूंजा, क्या ये बस बुनियादी बातें हो सकती हैं? तभी किताबों की दुकान के मालिक ने धमकी भरे अंदाज में आंखें सिकोड़ लीं। मून डर के मारे उसकी ओर देखने लगी। लिन, उसके हाथों में थीं कुछ पाठ्य पुस्तकें। कुछ पल रुके, फिर मून ने वो किताबें अपने हाथों में ले ली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। आश्चर्य और चुप्पी दोनों उसकी आंखों में। लिन मुस्कुराया, तुम बहुत अच्छी हो। तभी एक और मुस्कान उभरी। लिन ने खुलकर मुस्कुराया और समझाया, याद रखना, सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही ये आसान ना हो, पर परिणाम इसके लायक होता है। सीखना विकास की एक अंतहीन लेकिन सुलभ सीढ़ी है। लिन ने अपना हाथ मून के सिर पर रखा और धीरे से कहा, कभी नीचे मत देखना। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, एक घर सिर्फ छत से नहीं बनता,
बल्कि मजबूत दीवारों और ठोस नींव से बनता है, तभी उसे अच्छा और विश्वसनीय कहा जा सकता है। तभी सामने एक मग आया, वहां पुट रही थी। लिन ने कहा, जब भविष्य में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मैं स्नेह, तो यही घर तुम्हारा सबसे विश्वसनीय किला बन जाएगा। एक सेकंड बाद लिंग ने चाय के कप को ढक्कन से ढक दिया। लिन ने मुंह खोलते हुए कहा, यह ऐसी चीज है जिसे तुम कभी नहीं खोओगी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा, और केवल तुम्हारी बुद्धि होती ही तुम्हें आत्मविश्वास और मन की संयमशीलता बनाए रखने में मदद करेगी। लिन ने अपना जबड़ा खोला। आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। याद रखो, सबसे कठिन प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाते। अभी जो कुछ भी तुम कर रही हो, यही भविष्य को आकार देगा। मून के गालों से पसीना टपक पड़ा। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। लिन ने कहा, जब समय आएगा तो तुम्हारे पास और भी कई अवसर होंगे। अपनी हथेली फैलाते हुए जैसे किसी अदृश्य नक्शे को उसके सामने रख रहा हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। पुस्तकालय के मालिक ने अपनी निगाहें नीची कर ली और फिर एक धीमी सोच की परत में डूब गया। ये खोखले शब्द नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। उसे याद आया कैसे वह औजार और तख्तियां ढोता था, कैसे नई दुनिया ने उसे रगड़ दिया था। लिन ने बुदबुदाया, नई दुनिया में जीवन ने मुझे कई मुश्किलों में डाला है। आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, लेकिन मैंने उन सबसे जीत हासिल की है। अब मैं शांति से एक किताबों की दुकान चला रहा हूं। उसकी भौहें थोड़ी तन गईं, और मुझे अब वाक्पटुता पर भरोसा नहीं, बल्कि अपने कौशल और वर्षों के अनुभव पर है। उसने अपनी उंगलियां भींची, मन ही मन दोहराया, ज्ञान भाग्य बदल सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मून ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी पलकें कांपीं, बुदबुदाई, मैं तुम्हें बहुत अस्पष्ट रूप से समझ पाई हो। उसने अपने होंठ हल्के से काटे, एक तरह का आत्मसंकोच, एक स्वीकारोक्ति। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पूरे विश्वास से बोली, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। लीन ने अपनी नाक हल्के से खुजाई। यह सच है वंस, तुम्हें पढ़ाई करनी है। उसने अपना जबड़ा फिर खोला। इस बार आवाज में हौसला था। और तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगी। ऐसा लग रहा था जैसे किताबों की दुकान का मालिक ग्राहक को गौर से देख रहा हो। लिन ने धीरे से हाथ बढ़ाया। पिछली बार उसने कहा, जिसने मुझसे ऐसी किताबें खरीदी थीं, वो तुम्हारी ही उम्र की एक बच्ची थी। उसने पहली बार पढ़ाई शुरू की और कुव्वतन उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। कुछ और कॉपियां खरीदी, और फिर मैंने उसे कुछ और कठिन किताबें दी ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। उसी पल मेलिसा प्रकट हुई, बुखार में तपते हुए भी। उसकी आंखें खुली थीं, पढ़ने की इच्छा अब भी जिंदा थी। लिन ने मून की ओर देखा, एक पल के लिए रुका, फिर उसे हल्के से गले लगा लिया। सुनो, एक बात और कहनी है। मुस्कुराते हुए लिन ने कहा, तुम मेरी सहायक हो। इस दुकान की सभी किताबें तुम्हारे लिए मुफ्त हैं। फिर उसकी मुस्कान गहरी हो गई। क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग ऐसी चीज का सपना देखते हैं? मुंह खोलते ही लिन ने हल्के से बुदबुदाया, तुम्हें जैकपॉट मिल गया है। फिर उसने गला साफ किया। मेरा गला सूख रहा है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मून की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आवाज में दृढ़ता थी। मैं समझती हूं बॉस, आपने जो कुछ भी कहा है सब सच है। मैं तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दूंगी और जितना जल्दी हो सके उपयोगी बनूंगी। लिन कुछ कहने को हुआ, फिर रुका। उसे एहसास हुआ मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन उसके उत्साह को देखकर वो बस मुस्कुरा दिया। ठीक है, उसने कहा, तुम जा सकती हो। दुकान की दीवार पर लिन की परछाई हल्की हल्की हिल रही थी। फिर एक हल्के स्वर में उसने जोड़ा, अगले कुछ दिनों तक यहां कोई भी आगंतुक नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ट्रेनिंग शांति से हो। एक और परछाई, नायक के बाल दिखाई दिए। लिन की आवाज धीमी हो गई, ध्यान रखना, मैं किसी भी समय तुम्हारी जांच कर सकता हूं। मून ने बिना हिचक उत्तर दिया, जी बॉस। एक क्षण बीता। मून ने कुर्सी को धीरे से छुआ और एक सेकंड बाद वो मेज पर बैठ गई। लिन ने एक गहरी सांस ली। उसने पास बैठी मून की ओर देखा, संतोष से। मून पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। हर पृष्ठ पर कुछ अनकहा,
कुछ छुपा हुआ। उसने पाठ्य पुस्तक को ध्यान से देखा। एक रेत घड़ी दिखाई दी और एक शब्द चमका। यह पहला दिन था। दूसरा दिन, मून एक मेज पर बैठी है। उसके सामने एक चमकता हुआ जादुई प्रतीक प्रकट हुआ। वह फिर बुदबुदाई। तीसरा दिन, उसके पैर जमीन पर टिके हुए। उसने काली पोशाक पहन रखी थी, आंखें स्थिर, भौहें नीची। प्रशिक्षण अब शुरू हुआ। जगह असामान्य थी, बहुत असामान्य, और इसलिए लिन की सहायक ने स्मृति महल का पहला खंड शुरू किया। अगले ही क्षण मून ने खुद को एक अजीब ब्लैक एंड व्हाइट शहर में पाया। चारों ओर किताबें हवा में उड़ती हुई। उसने धीमे से बुदबुदाया, यह विधि प्रशिक्षण को बहुत आसान बना देती है। मून अलमारियों के पास बैठी है, किताबों से घिरी हुई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग दिमाग भीतर एक महल बना चुका था। एक स्मृति महल जहां जटिल अर्थ संग्रहित होते हैं। मून के होंठ हिले, और केवल वही हिस्से इस्तेमाल होते हैं जिन्हें मैं सच में समझ सकती हूँ। और अगर कुछ नया सीखना हो तो सीधे महल से लिया जा सकता है। मून अब किताबों पर छड़ी है। उसकी आंखें चमक रही हैं। बॉस सही कहते हैं, सामान्य ज्ञान की कुंजी ही सब कुछ है। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने देखा, एक नीला रेखाचित्र महल के आधार में उभर आया था। वह बुदबुदाई, इस आधार की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। महल के अंदर की दीवारें, हर दीवार पर विषय, बुनियादी विषय, लोगों और अन्य प्राणियों के कौशल, ज्ञान, सहज वृत्ति। अगले दृश्य में दीवारें खुद बदल रही थीं। जानवर, पौधे, जादुई जीव, और फिर मून की आवाज गूंजती है, बॉस अपनी हैसियत के लायक तो हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आधारों की उनकी अवधारणा दुखद है। मून ने धीरे से अपना सिर उठाया। आंखें शून्य में गड़ी थीं। उसने बुदबुदाया, मेरा वर्तमान ज्ञान ही मेरी पहचान है। अगर यह चला गया तो मैं खोखला हो जाऊंगा। लेकिन उसके भीतर एक डर था। इस किताब में मौजूद विविध जानकारियों का विशाल प्रवाह मेरे अपने ज्ञान को कुचल सकता है, और फिर मेरा पुनर्जन्म ऐसी किसी चीज में हो सकता है जो अब मेरी नहीं होगी। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह बॉस से उम्मीद कर रहा था। बॉस ने अपनी सामान्य सहजता के साथ एक बेहद खतरनाक किताब उसकी ओर बढ़ा दी। अचानक जादू की जंजीर टूट गई। मून की आंखों में हल्की चमक आई। यह चिन्हों का परिचय है, वह समझाने लगा। यह उन सभी प्रकार के चिन्हों की विस्तृत सूची है जो श्वेत जादूगरों की शक्ति का स्रोत है। मून ने आगे बताया, काले जादूगरों की शक्ति शब्द से आती है, जबकि श्वेत जादूगरों की शक्ति अक्षर से। उसने धीमे से जोड़ा, दूसरे शब्दों में, श्वेत जादूगरों के चिन्ह काले जादूगरों के मंत्रों के अनुरूप है। एक क्षण का मौन, और फिर मून ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मन ही मन उसने कहा, सिर्फ श्वेत जादूगरों का उपयोग करके शक्ति विकसित करना असंभव है। अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं। एक तेज चमक उसके दिमाग में कौन थी। मुझे चिन्हों के संयोजन का इस्तेमाल करना होगा। उसने अंदर ही अंदर सोचा, जरूर कुछ ऐसा है जिस पर बॉस की नजर है। उसी वक्त लिन ने बोर्ड की ओर इशारा किया, वहां देखो, तुम्हारा पाठ शुरू होने वाला है। लिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, एक गहरी सांस ली। हालांकि यह विश्वविद्यालय की तरह पढ़ाने जैसा है भाई, लेकिन मैं दूसरों को पढ़ाने के काम को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने बोर्ड की ओर देखा और पूछा, इस शब्द का क्या मतलब है। बोर्ड पर लिखा शब्द था, आग। एक क्षण बाद मून ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसने अपनी भौहें नीची की और उत्तर दिया, यह भस्म करने वाली रोशनी और ज्वाला है। लिन को पॉइंटर पर स्टिक मारते देखा जा सकता था। उसके मन में एक विचार उभरा, क्या मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है, या इसकी बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 3 दिनों में प्राथमिक विद्यालय से सीधा 8वीं कक्षा। उसकी भौहें तन गईं। कुछ गड़बड़ है, वह सोच में पड़ गया। लेकिन मून बहुत उत्साहित लग रही थी, इसलिए उसने सवाल छोड़ दिया। पसीने से तर चेहरे को देखते हुए लिन ने एक और शब्द की ओर इशारा किया और पूछा, ये क्या है। मून ने उत्तर दिया, ये बिजली की गड़गड़ाहट है। लिन ने फिर से बोर्ड की ओर इशारा किया, और ये मून का उत्तर था, यही सभी चीजों की जड़ है। एक पल बाद लिन ने गहरी सांस ली।
फिर अपने आंसू पोंछे और कहा, तुमने अच्छा काम किया है। लगता है तुमने इस किताब का सार पूरी तरह समझ लिया है। अब मैं किताबों की दुकान के क्लर्क का काम तुम्हें सौंप सकता हूं। मून ने धमकी भरे अंदाज में पाठ्य पुस्तक कसकर पकड़ ली और तभी उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। ओह, अब समझ में आया। बॉस मुझे इतना क्यों पढ़ाना चाहता है। लिन ने हाथ की स्टिक तोड़ दी। मून ने बुदबुदाया, उसने किताबों की अलमारियों से मेरा डर देख लिया है, जो मुझे भविष्य में ग्राहकों की सेवा करने से रोकेगा। इसलिए बॉस ने मुझे पढ़ाई करने के लिए कहा, ताकि मैं अपने कौशल को निखार सकूं और खुद को ढाल सकूं। लिन ने अपना मग उठाया। लड़की की नजर उस पर टिकी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। वो हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रही है। एक ऊंची इमारत दिखाई दी, जिसके ऊपर सूरज चमक रहा था। लिन ने मुंह खोलते हुए कहा, सवाल बहुत आसान है। उस बताओ, इसका जवाब कौन जानता है। उसने चारों तरफ देखा। अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मैं एक एक से पूछना शुरू कर दूंगा। सामने एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। गोल्डन बालों वाली लड़की ने आंखें फाड़कर कहा, टीचर लिंजी बहुत शांत और सख्त हैं, लेकिन साथ ही काफी नरम भी हैं। उसकी दोस्त ने तुरंत आपत्ति जताई, तुझे यह नहीं बताना चाहिए था कि तू उनके व्याख्यानों में सिर्फ कक्षा के बाद उन्हें अपने सवालों से परेशान करने आती है। लिन ने पीछे मुड़कर एक संतुष्ट नजर डाली। नीले बालों वाली लड़की ने धीरे से कहा, वो वाकई अद्भुत हैं। उसने गहरी सांस ली और जोड़ा, और वो अभी केवल 21 साल के हैं। उन्होंने 5 वैज्ञानिक शोध पत्र पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं और दर्जनों संबंधित लेख भी। वो एक स्नातक छात्र हैं जो शिक्षण के साथ शोध को जोड़ रहे हैं। युवावस्था और संभावनाओं का एक आदर्श उदाहरण। उसी समय छात्रा ने सपाट लहजे में कहा, मुझे तो उनमें कोई खास आकर्षक व्यक्तित्व नहीं दिखता। उसने दस्तावेज आगे बढ़ाते हुए कहा, चूंकि तुझे शिक्षक में इतनी रुचि है, हाँ, तो तुझे यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है। गोचू मिया, ताकि कोई गलतफहमी ना हो, गोल्डन बालों वाली लड़की ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है। उसने लिन की छवि को देखते हुए कहा। उसे जवाब मिला, यह हाल ही का संकाय साक्षात्कार है, जहां उन्होंने उससे प्रतिभाशाली लोगों के अस्तित्व पर अपने अनुभव और राय साझा करने को कहा था। और यह भी पूछा गया कि क्या शिक्षक को प्रतिभाशाली लड़कियां पसंद आती हैं। गोल्डन बालों वाली लड़की ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, तो मुझे जरूर एक ऐसी पोशाक ढूंढनी चाहिए जिसमें मैं ज्यादा स्मार्ट लगूं। भाप उठ रही थी, जैसे किसी मग से या फिर किसी स्मृति से। कुर्सी पर बैठे लिन ने गहरी सांस ली। मैं खुद को जीनियस नहीं मानता, उसने कहा, क्योंकि जीनियस लोग वो होते हैं जिनकी बातें किसी को जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दें। फिर उसने हल्की मुस्कान दी, और उनसे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कम से कम पर्याप्त रूप से योग्य भी हूं। एक क्षण बीता। लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाई और धीमे स्वर में कहा, मेरी याददाश्त और सीखने की क्षमता सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा है आम लोगों से, बस इतनी सी बात नहीं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक मजबूत गुरु की शिक्षा के साथ मिलकर मुझे कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां दिला दी। सामने बैठे उस लड़के ने पसीने से तर चेहरा उठाकर पूछा, आपने किन असली प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की है। सवाल सुनते ही लिन की भौहें चढ़ गईं। हल्का सा गुस्सा, चेहरा तन गया, और फिर भाप, वही मोटी भाप जो अब पूरी मेज पर फैल चुकी थी। कुछ देर बाद लिन बिस्तर पर था। आंखें अधमुंदी थीं। कमरे की दी दीवार पर ड्रीम कैचर हरियाबा में चमक रहा था। दरवाजा खुला। मून अंदर झांकी। बॉस, नाश्ता तैयार है। लिन ने करवट ली, मुस्कुराया, सुप्रभात मून। और धन्यवाद, मैं उठ ही रहा था। नीचे देखा, कुछ देर वहीं ठहर गया। क्या ये कोई सपना था या कोई याद। अतीत के कुछ धुंधले अंश उसके जहन में उभरने लगे। आंखें सिकोड़ते हुए मैंने तब क्या जवाब दिया था उस लड़के को। मून उसकी ओर देख रही थी, मुस्कुराती हुई। लिन ने धीरे से बुदबुदाया, कई दिनों की शिक्षक देखभाल के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी मून
वाकई एक प्रतिभाशाली है। अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया, जैसे कुछ भूल गया हो। सीन बदलता है। डाइनिंग टेबल। एक शानदार स्वादिष्ट नाश्ते से मेज सजी हुई थी। मून पैर पर एक बर्तन को पकड़े हुए खड़ी थी। उसने बताया, मैंने किताबों में दिए गए नुस्खों में थोड़ा सुधार किया है तो, और बॉस को खुद ही खाने की अनुमति दे दी है। कुछ ही देर बाद लिन ने उस खाने का एक टुकड़ा मुंह में डाला, आंखें बंद की। स्वाद जैसे समय को थामे खड़ा हो गया। लिन धीरे से बुदबुदाया, क्या यह वही मातृ प्रेम का स्वाद है जिसकी प्रशंसा किंवदंतियों में की जाती है? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। यह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, उसने रुकते हुए कहा। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है, लेकिन इस बच्ची ने जो हासिल किया है, आए उसमें व्यावहारिक रूप से कोई गुण नहीं था। वो बस बहुत चालाक है। मून को किताब पढ़ते हुए याद करते हुए लिन ने आगे बताया, पिछले कुछ दिनों में मैंने उसे पूरी तरह से एक अज्ञानी से लगभग सभी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले चीनी और अंग्रेजी शब्दों में पूरी तरह से निपुण होते देखा है। और सिर्फ यही नहीं, चरचेनक उसने अजीर के लोगों के बारे में जानकारी वाले दस्तावेजों का भी अध्ययन कर लिया है। मून को एक हथौड़ा पकड़े हुए दिखाया गया। लिन ने जरा मुस्कुराते हुए आगे कहा, तीसरी रात अततात उसने मेरे बनाए हुए बिस्तर को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। मून ने अपनी भौहें चढ़ाई। हल्की सी मुस्कान में उसकी आंखें चमक उठी। अब वो बिस्तर निएंडरथल के समय की कोई पुरातात्विक कलाकृति नहीं लगता, बल्कि एक आधुनिक रचना बन चुका है। मून ने एक टी शर्ट आगे बढ़ाकर दिखाई। लिन ने देखा और कहा, मेरे द्वारा दिए गए अतिरिक्त कपड़ों को तक के पून उसने सिलाई दर सिलाई बदलकर वो इस एक आदर्श महिला पोशाक में बदल दिया है। लिन ने अपनी उंगली ऊपर उठाई, जैसे कोई गूढ़ निष्कर्ष देने वाला हो। दूसरे कपड़ों के इस्तेमाल से बनी कपड़े सच में बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। आंखें बाईं ओर मोड़ी, लाइब्रेरी की ओर देखा। मून ने यह बात समझ ली है कि जब मालिक खरीदारी करने गया हो तो स्टोर की सफाई कर लेना बुद्धिमानी है। फर्श चमक रहा था, शीशे की अलमारियां एकदम पारदर्शी। लिन ने दीवार की ओर देखा। साफ फर्क दिख रहा है, सब कुछ जैसे एक नए रूप में ढल चुका हो। पर ये औजार और सामान उसे कहां से मिले? एक कोना था जहां धूप हल्के नारंगी रंग की थी। वहीं बैठकर वो स्वादिष्ट खाना खा रहा था। मून ने 300 से ज्यादा घर के बने व्यंजन सीख लिए, वो भी बिना मेरी मदद के। मैंने तो उसे सिर्फ एक विश्वकोश दिया था और वो स्पंज की तरह हर चीज सोखती चली गई। उसके हाथ में कटोरी थी, हल्के पीले चावल और जैतून का स्वाद। उसने मून को देखा और उसकी कल्पना की, एक सादे सीधे लकड़ी के खंभे के रूप में। निस्संदेह वो परिवार का सहारा बनने वाला स्तंभ है, जो थोड़ा गलत है क्योंकि शायद वो जगह मेरी होनी चाहिए थी। एक अजीब सी मुस्कान उभरी। जल्द ही उसे संरक्षण में ले लिया जाएगा। लिन सीढ़ियां उतर रहा था, धीरे धीरे, हर कदम पर सोचते हुए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बॉस के रूप में गरिमा का क्या होगा? पर जब बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है तो माता पिता ही दबाव में आ जाते हैं। अब मैं ये बात अच्छे से समझने लगा हूं। नीचे मून फूलों को पानी दे रही थी। लिन रेलिंग पर झुका। हल्की हवा थी। उसने खुद से पूछा, उसके कौन से हुनर मुझे प्रभावित कर सकते हैं? नीचे झांकते हुए आवाज लगाई, कुछ हुआ क्या? मून ने पीछे मुड़कर देखा, थोड़ी हड़बड़ाई। माफ कीजिए, मैं बागवानी में अच्छी नहीं हूं। लिन चुप रहा, सिर नीचे किया। उसकी बातों को दोहराया, मैं बागवानी में अच्छी नहीं हूं। एक धीमी धमकी भरी मुस्कान उभरी। चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ न कर पाना भी एक प्राकृतिक बात है। मैं मदद कर सकता हूं। लिन अचानक उसके पास आया। उसके होंठ फुसफुसाए, आखिरकार हमें कुछ ऐसा मिल ही गया जो हमें समझ नहीं आ रहा है। उसने टेबल से एक गमला उठाया, उस पर उंगलियां फिराते हुए, सोचता है, एक अभिभावक होने के नाते अब मुझे अपने हुनर का बखान नहीं करना चाहिए। गमले के अंदर से एक विशाल गुलाब का फूल उगा। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे फड़फड़ाईं। लिन ने कहा, मैंने इसे अपने हाथों से उगाया है, ये मेरा पसंदीदा है। उसने मून की तरफ देखा। ध्यान दो,
इसकी पत्तियां, इसका रंग और इसकी सुगंध। लिन ने अपना मुंह चौड़ा किया, हल्के गर्व के साथ कहा, यह उत्तम है, सुंदर और अत्यधिक सुंदर, मेरे सौंदर्य बोध के अनुरूप। गुलाब ने फुफकारना शुरू किया। उसकी पंखुड़ियां एक जीवित प्राणी की तरह खुली। एक धीमी डरावनी सांस हवा में घुली। मून के माथे पर पसीना बहने लगा। तभी एक सवाल हवा में तैर गया, क्या मैं सुंदर हूं? इनने आंखें बंद की, सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, उसने पूछा, तुम क्या सोचती हो? मून ने 1 सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, लिन ने आगे कहा, सुंदरता के अलावा तुम और क्या कह सकती हो? मून ने अपनी उंगली उठाई और बोली, कूल। पानी का डिब्बा टेबल पर रखा था, उसमें से पानी बहने लगा। और लिन ने कहा, यह तो बस एक शौक है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। उसकी मुस्कान के कोनों में हलचल हुई। वह बुदबुदाया, चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह अब भी एक बच्ची है। उसे मार्गदर्शन चाहिए, एक विश्वसनीय वयस्क, वो सब। और अब ये मेरी जिम्मेदारी भी है। मून के पैर कांप रहे थे। उसकी आंखें फिर से चमकने लगी थीं। उसकी प्रशंसा में एक नई परत जुड़ गई थी। लिन ने सोचा, सीखना और विकास ये स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। वह थोड़ा मुस्कुराया और सोचा, मून की प्रतिभा पर ध्यान देना अब आवश्यक नहीं है। जैसे ही वह मेज के पास पहुंचा, उसकी नजर खिड़की से बाहर गई और मन में एक विचार उठा, दुनिया बहुत बड़ी है और कुछ भी हो सकता है। एक लगभग सर्वशक्तिमान सहायिका किसी इच्छा मशीन से कहीं बेहतर होती है। गमले में एक फूल का पत्ता गिरता हुआ दिखाई दिया। प्रयोगकर्ता ने आंखें फाड़कर पूछा, क्या हुआ? लिन ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे पीछे हटने को कहा। लिन ने मुड़कर बताया, केंद्रीय जिले ने आग की जांच के लिए लोगों को भेजा है। हो सकता है कि वे अपराधियों की तलाश में हों। अब तुमने जो सामग्री दी थी, क्या वह पुलिस विभाग को सौंपती? मून ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, मैं उनका निशाना नहीं बन सकती। लिन ने नजरें नीची करते हुए कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुराया, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे मुझे ढूंढ रहे हैं? अब समय आ गया है मेरे अतीत के बारे में कुछ बताने का। बगल की ओर देखते हुए लिन ने कहा, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी भी कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। तुम जाना चाहती हो? मून ने अपने होंठ काटे, धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। उसे अब भी नहीं पता था कि उन्हें उसके भागने का पता कैसे चला। हाथ नीचे करते हुए मून बुदबुदाई, अगर ये ट्रुथ सोसाइटी के लोग थे तो यकीन है कि वे उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने मूर्ति परियोजना का नमूना लिया था। दूसरी ओर अवैध श्रम एक गंभीर समस्या थी। एक क्षण बाद दरवाजे पर लगी घंटी हिली। अचानक दुकान का दरवाजा जोर से खुला। किसी का ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधिकारी डामर पर चल रहा हो। बूटों की ठक ठक और उनकी आवाजें गली में गूंज रही थीं। टीम घरों के पास पहुंची। किसी ने कहा, यही गली है जहां विस्फोट हुआ था। एक लंबा आदमी, रायन, केंद्रीय जिले के उच्चतम स्तरीय पुलिस विभाग का ग्रेड 3 अधीक्षक, उसने रूमाल निकाला, नाक को ढकते हुए बोला, खंडहर तो ठीक हैं, लेकिन अछूते घर भी बहुत गंदे और जर्जर हैं। उसने सिगरेट सुलगाई। विस्फोट कितने समय पहले हुआ था? उसने पूछा। उसके साथी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। लगभग 2 हफ्ते पहले। इस स्थिति की सूचना मिली थी। पुनर्निर्माण परियोजना कई बार स्थगित हो चुकी है। हाल ही में रोहर रिसोर्सेज के साथ अनुबंध हुआ। अब मरम्मत का काम शुरू हुआ है। रायन ने मुंह थोड़ा सा खोला। 2 हफ्ते? एक धीमी, जानबूझकर खींची हुई मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। इतने लंबे समय में मामला केंद्र से आगे नहीं बढ़ा। ऊपरी जिले के बारे में बस इतना ही जानना जरूरी था। उसका सहकर्मी रुका, भौहें चढ़ाकर बोला, क्या कुलीन वर्ग के बच्चे को पता है कि समस्या का कवरेज और समाधान ठीक केंद्रीय क्षेत्र में बुरी खबरों की वजह से देरी से हुआ है? रायन ने सिर थोड़ा झुकाया। दूसरे ने तुरंत बात संभाली, मुझे शक है, क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन को जिले के बाकी हिस्सों की कभी परवाह नहीं होती। और मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रमुख नाराज हो सकते हैं। रायन ने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले, फिर ठंडी आवाज में बोला, हमें सिर्फ सड़क के किनारे की दुकानों पर जाकर जांच करनी है।
काम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जल्दी निपटा लेंगे। और तभी रायन का पैर किसी चिपचिपी चीज़ पर पड़ गया। उसने नीचे देखा, जमीन पर फैला कुछ काला तरल, बहुत ताज़ा। अपना पैर पीछे खींचते हुए रायन बुनबुनाया, ये जगह गंदी, गीली और घिनौनी है। उसके साथी ने हथेलियां उठाई, बिना बोले इशारा किया, रुको, हिलना मत। वह उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। रायन ने मुंह बिचकाया और खूबसूरत लड़की को इमेजिन करते हुए सोचा, सुबह ही तो ओल्ड बॉब के साथ प्लानिंग कर रहा था, रात को क्लब जाना है और लड़कियों के साथ एंजॉय करना था, और अब इस गटर में, ये गंदी जगह। उसने बुदबुदाते हुए सिर हिलाया। उसके साथी अब भी उसके जूते पोंछ रहे थे। रायन ने गहरी सांस ली। मेरी जानकारी के मुताबिक ये जांच हमसे पूरी तरह स्वतंत्र होनी थी। हमें सिर्फ काम का आभास देना था ताकि केंद्रीय क्षेत्र शांत रहे। और तभी आसमान में कुछ काली आकृतियां मंडराईं। खतरनाक कौवे, उनकी टेढ़ी निगाहें और फड़फड़ाते पंख। रायन के माथे की नसें तन गईं। बदकिस्मती ही तो है, मुझे ही यहां भेजा गया। जबड़े भींचते हुए, ये काम नीरस, बेकार और बेमतलब है। उसने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, यहाँ की हवा ओल्ड बॉब की कॉफी से भी ज्यादा बदबूदार है। और सचमुच दम घुट रहा है। पास में एक कुत्ता दिखा, अपनी पूंछ खुशी से हिलती हुई। रायन ने कुत्ते को देखा। जब मैं अधीक्षक बनूंगा तो कभी शहर में किसी कोहली की तरह नहीं दौड़ूंगा, सब कुछ जल्दी खत्म करूंगा, फिर अच्छी नींद लूंगा। तभी कूड़े के ढेर के पास एक अजनबी बैठा दिखा। उसके साथी चौकन्ने हो गए, इधर उधर देखने लगे। पुलिस वाले राहगीरों के पास पहुंचे। नागरिकों ने हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे नागरिक उनका अभिवादन कर रहे हों। सहायक मुख्य निरीक्षक ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने पहले कभी कोई काम इतना आसान नहीं किया था। फिर उसने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने इन लोगों की आंखों में वो देखा, वो सम्मानजनक डर? दूसरे अधिकारी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, लोग बस केंद्रीय जिले द्वारा जांच किए जाने से बहुत डरते हैं। अगर आप उनसे एक साधारण सवाल भी पूछें तो वो तुरंत सब कुछ उगल देते हैं। रायन ने दस्तावेजों पर नजर डाली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 2 दुकानें बची हैं, बाकी का काम पूरा हो चुका है। उसने नजरों से इशारा किया। चार्ली पहले जाएगा और मालिक को बाहर आने के लिए कहेगा। चार्ली ने आदेश का पालन किया। वह आगे बढ़ा, दरवाजे पर पहुंचा और फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उसने तेज आवाज में चिल्लाया, दरवाजा खोलिए, हम केंद्रीय जिले की पुलिस हैं। और तभी अंदर से अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचा लो, मैं अब और नहीं सह सकता। कॉलिन दरवाजे की ओर दौड़ा। उसके गाल पर आंसू थे, उसके चेहरे पर सिर्फ घबराहट थी। जैसे ही दरवाजा खुला, कॉलिन गिरता हुआ बाहर आया। उसने चार्ली का पैर पकड़ लिया और जमीन पर गिरते हुए बोला, मुझे मुझे बचा लो, मैं बहुत दुबला पतला हूं, सुनो, मैं भूख से मर जाऊंगा। चार्ली ने उसके हाथ हटाते हुए कहा, शांत हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुंह कहो। कॉलिन का चेहरा पसीने से तर था। उसने कांपते होंठों से कहा, उस किताबों की दुकान का मालिक भी, उससे सावधान रहो, वो इंसान नहीं है को, वो शैतान है। ये सुनते ही उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। रायन चुपचाप अपनी सिगरेट दबाए खड़ा रहा। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसके सहायक के होंठ हैरानी से फूल गए। घुटनों के बल बैठे कॉलिन की आंखें डरी हुई थीं। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे लगता है मेरी जगह अब कोई और ले चुका है, कोई भयावह चीज जो दीवारों को अपने दिमाग से चीरकर चल सकती है, जो भयानक काम कर सकती है। उसने सिर नीचे झुका लिया, होंठ सूखे हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कुछ दिन पहले क्या हुआ था। उसकी बातों के साथ ही लिन की एक आकृति उसकी यादों में उभरने लगी, धुंधली और तेज। कॉलिन ने कहा, मैंने उसे चेनसॉ चलाते सुना था। वो इंसानी शरीरों को काट रहा था और मुस्कुरा रहा था, बनाओ जैसे कोई पागल। खोपड़ियां जल रही थीं तेज पीली लपटों में। आवाजें बहुत तेज थीं, डरावनी। कॉलिन ने गर्दन नीचे करते हुए बुदबुदाया, मुझे लग रहा था ये चीज कभी भी मुझे मार सकती है।
और फिर एकदम शांत स्वर में बोला, वो उन भूतों में से एक है जो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे तुम मरने ही वाले हो। और तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। कॉलिन की पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। उसने पीछे पलट कर देखा। चार्ली टोपी ठीक कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, एक मजेदार बात याद आ गई थी। और फिर चेहरा थोड़ा गंभीर करते हुए बोला, लेकिन हाँ, तुम्हारी बातों से लग रहा है मामला काफी गंभीर है। तुम्हें किसी पादरी से बात करनी चाहिए। कॉलिन ने उंगलियां फैलाईं और जोर देते हुए कहा, मैं कर चुका हूं। पादरी आ रहा है और मैं मजाक नहीं कर रहा। उसकी आंखों में झलकता था डर, अंधविश्वास और सचमुच कुछ देखने का दर्द। पुलिस वाले ने सांस ली और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। तुम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हो। तुम्हें शांत होना चाहिए। सिगरेट के धुएं को हवा में घुलते हुए देखते हुए रायन ने कहा, अगर तुझे इतना यकीन है तो तेरे पास सबूत भी होना चाहिए। मुंह खोलकर कॉलिन चिल्लाया, शैतान के वजूद का सबूत कहां से मिलेगा? उसने अपनी बाहें अलग अलग दिशाओं में फैला दी। फिर बोला, मुझसे न टकरा, ना ही मेरी तरफ देख। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसके साथ मुसीबत होगी। उसकी सांस तेज थी। उसकी नजर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वालों पर झटकी। कांपते हुए उसने कहा, मैं अभी जवान हूं, मैं मरना नहीं चाहता। अचानक चार्ली ने अपनी मुस्कान अपने हाथ से ढक ली। कॉलिन की आंखों में गुस्सा तैर उठा। उसने उंगली ऊपर उठाई और जोर से पूछा, तुम लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हो? क्या ये कोई मजाक है? क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूं कि मैं बकवास कर रहा हूं? चार्ली शांत था। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं हंस रहा था। मुझे लगा शायद तू खुद ही सब कुछ समझ गया है। इस पर रायन ने अपनी सिगरेट नीचे रख दी। फिर एक सांस भरकर बोला, अगर तू मुझ पर यकीन नहीं करता तो पछताएगा, क्योंकि लिन, वो सचमुच एक राक्षस है। चार्ली ने ठंडी निगाहों से कॉलिन को देखा। फिर कहा, अगर तू ऐसी बातें करता रहा तो हमें तेरी समझदारी पर शक करना पड़ेगा। एक पल के बाद एक पुलिस वाले ने कॉलिन का कंधा पकड़ लिया। रायन ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, हमें पादरी का इंतजार करना चाहिए, वो तुझे बचा लेगा। अब पूछताछ खत्म हो गई है। लेकिन कॉलिन, उसका जबड़ा कांप उठा। फिर उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग यहां से मत जाओ। मुझ पर यकीन करो मस्की, किताबों की दुकान का मालिक खतरनाक है। दरवाजा एक झटके से जोर से बंद हो गया। अगले ही पल व्यवस्था के पुलिस वाले ने अपना मुंह चौड़ा किया और हंस पड़ा। रायन ने अपनी सिगरेट फेंक दी। फिर नीचे जमीन पर थूकते हुए कहा, ऊपरी जिले के लोग हमेशा से ही ज्यादा सोचते हैं। रयान ने जाते हुए कहा कि उन्हें जाना ही होगा और एक आखिरी घर बचा है, जिसकी बात उसके सहायकों ने मान ली। पुलिस वाले अपने पैर घिसटते हुए दिखाई दे रहे थे। रायन ने कमर पर हाथ रखकर कहा कि चाहे वह इसे कैसे भी देखे, यह एक साधारण किताबों की दुकान ही थी। रायन ने अपने होंठ काटे और बुदबुदाया कि समझ नहीं आ रहा कि उस पागल आदमी पर किस बात का असर हुआ था। एक क्षण बाद रयान ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। लिन और मून की छायाएं दिखाई दी और रायन को लगा कि इस जर्जर इमारत से एक अजीब सा तनाव निकल रहा है। लिन और मून की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रायन ने आंखें सिकोड़ते हुए बताया कि यह पुलिस मुख्यालय है और पूछा कि क्या उन्होंने हाल ही में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है। कमरे में चारों ओर देखते हुए रायन को लगा कि लेआउट काफी आधुनिक है और बस थोड़े से नवीनीकरण की जरूरत है। कलाकृति को देखते हुए रेयान को एहसास हुआ कि मेज पर एक गार्गोयल रखा था जो बुरी आत्माओं को दूर भगाता था, और कुछ भी असामान्य नहीं था। मून को देखते हुए रायन ने बुदबुदाया कि उसका नाम रजिस्टर में नहीं है, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कोई नई कर्मचारी है, और यह भी बताया कि उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और जाहिर है कि चोटें ताजा थीं। दरवाजे पर खड़े अधिकारियों को देखकर लिन ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और कहा, मैं इस स्टोर का मालिक हूं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उत्तर देने में मुझे खुशी होगी। रयान ने अपने होठों के कोने हल्के ऊपर उठे। हमारे आंकड़ों के अनुसार इस स्टोर में केवल एक ही कर्मचारी पंजीकृत है। लिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, दरअसल उसे हाल ही में नौकरी पर रखा गया है। आजकल बहुत सारे काम हैं।
और मैं किसी की मदद के बिना ये सब नहीं कर सकता। रेयान ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। तो फिर कृपया उसका पहचान पत्र या पंजीकरण पेपर दे दीजिए, हमें उसका भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। अचानक एक हल्की सी खामोशी छा गई। पुलिस वालों के चेहरे बदलने लगे, कुछ झिझक, कुछ आशंका। लिन ने धीरे से मोड़कर मून को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज हल्की लेकिन स्पष्ट थी। इसमें एक छोटी सी समस्या है। पुलिस वाले की ओर देखते हुए, ये मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार की बेटी है जो मध्य जिले से आई है। उन्हें लगता था कि कुलीन वर्ग के लोग जब स्वेच्छा से आम नागरिक बनते हैं तो ये प्रक्रिया जरा जटिल होती है। गमले के पास हाथ बढ़ाते हुए लिन ने कहा, वो अभी अपने कागज पूरे कर रही है, इसलिए फिलहाल जब्त कर लिया गया है। तभी फूलों के बीच एक राक्षसी आंख चमकी। रेयान के साथ खड़े अधिकारी चौकन्ने हो गए। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा। रेयान ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने ऐसी बात सुनी है, लेकिन उसकी चोटों का क्या हुआ? ये सुनते ही लिन की आंखें बंद हो गईं और फिर एक तीव्र आवाज में वो चिल्लाया, यही कारण है कि उसके परिवार की यह हालत हो गई। मून ने अपनी भौहें नीची कर ली, धीरे से बोली, तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत दुखी और लाचार थी। लिन ने हाथ उठाया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाना चाहता हूं। अचानक मेज पर रखा फूलों का राक्षस फुफकार उठा। रेयान के होंठों के कोने ऊपर उठे। उसके चेहरे पर एक पुरानी याद की परछाई आ गई। यह वैसा ही है जैसा मेरे बड़े पड़ोसी के घर में होता था। उसने नजरें घुमा ली। मुझे इसकी पहचान में दिलचस्पी है और मेरा मानना है कि यह कोई बुरी आत्मा है। कुर्सी पर लाल धब्बे, खून सूख चुका था। लिन ने मुंह खोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये फिर वही आत्मा है, किताबों की अलमारियों के पास खड़े? लिन ने गहरी सांस ली। ये सब बकवास है। मुझे यकीन नहीं होता कि मिस्टर कॉलिन जैसे आदमी मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। मून का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। लिन ने आगे कहा, मैंने उसकी मदद की थी उस वक्त जब कोई उसके पास नहीं था, और अब वह मुझे शक से देखता है। यह बहुत अजीब है। एक पुलिसकर्मी ने झटके से बगल की ओर देखा। रेयान ने अपनी जगह से घूमकर साथियों की ओर देखा। उसके चेहरे पर शंका थी। चार्ली और उसका साथी पसीने में तरबतर लेकिन बुरी तरह डरे हुए। और तभी फूलों का राक्षस अपना मुंह खोलता है। उसके अंदर एक आंख, गहरी, डरावनी, कांपती हुई आंख। उसकी पुतली में एक राक्षसी आकृति का प्रतिबिंब तैरता है। लीन की आवाज अब ठंडी हो गई, बताओ, क्या ये शक करना कि मैं एक दुष्ट आत्मा हूं वाजिब है? तीखे दांत अब साफ नजर आ रहे थे। लिन ने संतुष्टि से भौहें उठाई। उंगलियां क्रॉस करते हुए वह मुस्कुराया, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं,